Hello and welcome to learning session. So today is lecture 2 of your course that is on KYC and AML part A. So first of all, before we begin with the course, if you want to buy our courses, you must visit our app Learning Session IIBF Exam. यहाँ पे आपको बहुत सारे IIBF के related certification courses मिलेंगे and काफ़ी interesting material आपको provide किया जाएगा. So please download this app if you want to take any certification course, and you can also join our Telegram community where we provide daily updates related to IBF exams and questions and notes, and many other material is provided. So join our Telegram channel. So let's get started with the chapter number 2, that is on money laundering some methods. So yesterday we discussed कि money laundering क्या होता है and why it is important for bankers to you know have some anti money laundering measures in them, right? Because हमने देखा कि banks का बहुत important role रहता है in promoting एंड प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग. तो एंड हमने ये भी समझा कि आप मनी लॉन्ड्रिंग रोक कैसे सकते हो, जब आपको पहले पता होगा कि जो क्रिमिनल्स हैं या जो ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, हाँ, व्हाट प्रोसेसेस दे आर यूजिंग. सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि मनी लॉन्ड्रिंग की कैसे जाती है. सो मनी लॉन्ड्रिंग का जो प्रोसेस है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. इट्स नॉट कि एक पर्टिकुलर एक टेक्निक बना के कोई मॉडल बना के कर रहा है, राइट? ऐसा नहीं है. हर बंदा अलग अलग, मतलब वो लोग हर बारी कुछ नई टेक्निक ले आते हैं टू गेट थ्रू द सिस्टम, या कुछ भी ऐसे करके अपना पैसा वो क्लीन दिखाने के लिए अलग अलग मेथड को यूज करते हैं. बट एक कॉमन जो हम देखें, एक कॉमन जो फॉलो हो रहा है मेथड, दैट इज व्हाट PLI. तो जब भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजेक्शन में तीन चीजें हमेशा होती है, दैट इज प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन. तो हर मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजेक्शन ये तीन स्टेजेस से होकर गुजरती है. दैट वी विल बी स्टडिंग इन टुडेज लेक्चर की हाउ दीज थ्री स्टेजेस इन मनी लॉन्ड्रिंग वर्क्स. अभी वो टेक्निक चाहे कोई भी यूज कर ले, बट इन ईच ऑफ देम दीज थ्री स्टेजेस विल बी इंक्लूडेड. तो ये हम देख रहे हैं बेसिक मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल. फर्स्ट इज प्लेसमेंट, देन वी हैव लेयरिंग, देन वी हैव इंटीग्रेशन. तो एक एक करके हम समझेंगे. प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया? आप प्लेसमेंट को जस्ट एक लिटरल सेंस में ही आप लो. प्लेसमेंट मीन्स कि आपने प्लेस करा उस चीज को, राइट? आपने किस चीज को प्लेस करा? यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इलीगल फंड की. तो आपने इलीगल फंड को कहाँ पे प्लेस करा? फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आप उसको एंटर करके आए. आप अपने इलिसिट फंड्स को फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो एंटर करके आए. देन उसके बाद क्या हुआ? लेयरिंग हुई. मीन्स एक सिंपल ट्रांजेक्शन है जो कि रिलेटेड टू इलिसिट फंड या क्राइम प्रोसीड है जो. ओके, नाउ इस ट्रांजेक्शन को आप छुपाने के लिए आप इसको क्या करोगे? लेयर कर दोगे, या इसके काफी इसको और पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे. टू व्हाट? फॉर व्हाट पर्पस? ताकि इट बिकम्स हार्ड टू डिटेक्ट कि इसका ओरिजिन क्या था. आप इस ट्रांजेक्शन को इतना कॉम्प्लेक्स कर दोगे कि या तो हो सकता है कि आप फंड डिपॉजिट करके उसको आप अलग छोटे छोटे पार्ट्स में आप उसको विड्रॉ कर रहे हो, या कभी किसको ट्रांसफर कर रहे हो, कोई इंटरनेशनल ट्रांसफर कर रहे हो. मतलब उसके ऊपर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन के साथ उसको कवर कर दिया ताकि ओरिजिन डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाए. देन उसके बाद फाइनली क्या होता है? जब आपने अपना सारा इलीगल फंड्स जो है उसका लेयरिंग कर दिया, उसके ऊपर बहुत सारी ट्रांजेक्शन आपने ऐड कर दी ताकि डिटेक्ट करना ही मुश्किल हो गया कि एक्चुअली सोर्स फंड का कौन सा था. ठीक है. देन व्हाट विल हैपन? इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आप फिर उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हो इन सच सोर्सेज जहाँ से फिर आप उसको कैसे मर्जी यूज करो. फॉर एग्जाम्पल, आपने उसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां से फिर आप क्या कर सकते हो? उन फंड्स को अपना आराम से यूज कर सकते हो, किसी को कोई डाउट भी नहीं होगा. सो दिस इज व्हाट क्रिमिनल्स डू टू कन्वर्ट देयर मनी इनटू क्लीन मनी. ओके, अब एक 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 करके हम देखते हैं ये तीनों स्टेजेस में क्या होता है.
सो द फर्स्ट वन इज प्लेसमेंट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो क्रिमिनल्स हैं अपनी डर्ट, हम नहीं बोलेंगे बिकॉज वी आर नॉट क्रिमिनल्स राइट, तो एंटरिंग डर्टी मनी इनटू बैंकिंग, तो बैंक में वो अपना पैसा लेकर आ रहे हैं, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। तो इसमें मेथड क्या यूज हो सकता है, अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक एक ड्रग डीलर है, उसने ड्रग्स की सेल करके, उस बंदे ने लेट्स से 50 लाख का उसके पास फंड्स पड़े हैं। अब वो 50 लाख के फंड्स को कैश में अगर वो इस्तेमाल करना चाहे, लेट्स से कि वो नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसको अपने इन पैसों को उसको दिखाना होगा कैसे, बैंक के अंदर उसको एंटर करना है, तो वो कैसे करेगा, ये 50 लाख की अमाउंट को वो मल्टीपल कैश डिपॉजिट के थ्रू वो बैंक में लेकर आएगा। मान लो कि उसने क्या किया, इस 50 लाख को 20 लोगों के बीच में डिवाइड करा, 20 लोगों के थ्रू उसने पहले इनको बैंक में डिपॉजिट कराया, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे उसने क्या किया, प्लेस कर दिया अपना इलीगल मनी को किसमें, बैंक्स के अंदर थ्रू 20 डिफरेंट पीपल। अब ये जो 20 लोगों का अकाउंट इसने यूज किया है, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर बैंक टू डिटेक्ट, वाई, बिकॉज ये लोग हो सकते हैं नॉर्मल की सैलरी पर्सन है, या कोई भी नॉर्मल, जैसे नॉर्मली ये क्रिमिनल लोग क्या करते हैं, जो छोटे मोटे लोग होते हैं उन लोगों के बैंक अकाउंट यूज करके दे डिपॉजिट द मनी इनटू बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, तो वहां से डिटेक्ट करना या कोई भी सस्पिशन रेज नहीं होता एट दिस स्टेज, बिकॉज 20 लोगों में, या हो सकता है वो 50 लोगों में भी डिवाइड करके आराम से अपना ये अमाउंट को डिपॉजिट करे, तो डिटेक्शन क्या है, मुश्किल होती है, क्योंकि डिपॉजिट्स आर स्मॉल। या वो क्या कर सकता है, उसके पास 50 लाख का कैश है, उसने उस कैश को अक्रॉस बॉर्डर स्मगल कर लिया, कैश स्मगल कर लिया मीन्स यहाँ से कैश चला गया दूसरे कंट्री में, वहां पे जाके उसने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग लोगों में, देन ही एंटर्ड इट इनटू द बैंक सिस्टम, तो वो किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं राइट। अब बैंक कैसे डिटेक्ट कर सकता है प्लेसमेंट को, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसमेंट डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज दीज पीपल नो कि कौन कौन सी चीजें जो है बैंक जिसके बारे में अलर्ट रहता है, बट स्टिल देर आर अ फ्यू थिंग्स जिसके बारे में बैंकर्स को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, कि जब भी ऐसा कुछ हो, योर लाइक एक रेड फ्लैग अलर्ट क्रिएट हो जाना चाहिए आपके माइंड में कि नहीं, जैसे कि अगर किसी पर्सन के बैंक में अनयूजुअल कैश डिपॉजिट आ रहा है, मीन्स मान लो कि एक पर्सन है, उसके बैंक में हमेशा क्या हो रहा है कि बैंकिंग ट्रांसफर हो रहे हैं, कि अगर डिपॉजिट भी हो रहा है तो बैंक के थ्रू हो रहा है, किसी और बैंक से पैसे आ रहे हैं, या बैंक किसी और बैंक में पैसे जा रहे हैं, कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, एंड देन सडनली क्या हो रहा है कि एक बहुत बड़ी अमाउंट का कैश डिपॉजिट आता है, देन इट शुड रेज अ कंसर्न, देन बैंक को उसको पूछना चाहिए कि आपका ये जो डिपॉजिट आया है, दिस इज अनयूजुअल, कैन यू प्रोवाइड अस द सोर्स, कि आपका ये डिपॉजिट कहाँ से आया है राइट, तो इस तरह से बैंक डिटेक्ट कर सकता है। देन कुछ रिपोर्टिंग लिमिट्स बैंकर राइज कर सकता है, कि मान लो इस लिमिट के ऊपर अगर कोई पर्सन कैश डिपॉजिट करता है या बंदा कैश विड्रॉ करता है, देन यू हैव टू टेल द बैंक रीजंस कि आप क्यों कर रहे हो, आपको उसका प्रोवाइड करना होगा डिटेल राइट। तो इस तरह से बैंक डिटेक्ट कर सकता है। देन अदर थिंग इज लेयरिंग, सेकेंड स्टेज, जब आपने एक बार बैंकिंग चैनल के अंदर एंटर कर दिया अपना इलीगल फंड, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको उस चीज को ट्रेस करना, उस चीज को अलग अलग ट्रांजेक्शन के साथ लेयर करना होगा, ताकि ओरिजिन ट्रेस करना मुश्किल हो जाए। क्यों, अभी जैसे हमने ऊपर देखा कि उस पर्सन ने 50 लाख रुपीज को 50 लोगों के बीच में डिवाइड करके अलग अलग बैंक के थ्रू किया। नाउ देर इज स्टिल पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि वो अगर वो पर्सन उस ट्रांजेक्शन को लेयर नहीं करता, ठीक है, हम पहले हम देखते हैं कि लेयर ना करने पे क्या होगा। उसने 50 लोगों में करा, उन सब ने फिर आगे फर्दर क्या करा, सारे पैसे एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए, एंड वो पैसे फिर उस पर्सन ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, दिस इज विदाउट लेयरिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक्स के लिए इजी हो जाएगा ट्रेस करना कि ये सारे लोगों ने एक ही डेट को या सिमिलर सी अमाउंट में या सिमिलर से स्ट्रक्चर में इस पर्सन के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, एंड इसने विड्रॉ करवा लिया, और मान लो ये अकाउंट क्या है, पहले इतना यूज भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो अगर वो लेयरिंग नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक के लिए सस्पिशन रेज हो जाएगा, बट दैट्स वाई दीज पीपल डू लेयरिंग, कि इसके बाद वो क्या करेंगे, ये जो 50 लोगों के अकाउंट में उन्होंने पैसे ट्रांसफर करवाए करवाए, फिर इसको वो हो सकता है दिखा दे कि
इस पर्सन ने एक दूसरे को लोन दे दिया, किसी ने एक दे शो इट एज अ लोन टू वन अनदर, फिर उसका लोन दिखाने के बाद उसको क्या कर दिया कि इन्वेस्टमेंट दिखा दी, फिर ये दिखा दिया मैंने आपकी कंपनी से इतना सामान खरीदा है। आप फेक इनवॉइसेस क्रिएट कर रहे हो, फेक इनवॉइसेस क्रिएट करके दिखा रहे हो, इंटरनेशनली आप उस पैसे को ट्रांसफर कर रहे हो, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन करके घुमा रहे हो, मीन्स इतनी उसके फर्दर इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन घुमा दी कि आप ओरिजिनल सोर्स तक जाने का आपको दिमाग में ही नहीं आएगा, बिकॉज ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत सारी ट्रांजेक्शन आ गई। सो दिस इज कॉल्ड लेयरिंग स्टेज। ओके, तो लेयरिंग में क्या क्या मेथड यूज हो जाते हैं, वही कि मल्टीपल फंड ट्रांसफर कर दिया आपने, फेक इनवॉइसेस बना दिए, शेल कंपनीज बना दी, उसमें इन्वेस्टमेंट दिखा दी या लोन दिखा दिया उनको, या आजकल जो ज्यादा यूज हो रहा है क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी में क्या है, अभी लॉज एंड रेगुलेशंस आर नॉट सो स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत ही मिनिमल लॉज एंड रेगुलेशन है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा चांसेस होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के होने के। अब बैंक बैंक कैसे डिटेक्ट करें, बिकॉज हम एज अ बैंकर क्या समझ रहे हैं कि इस चीज को कैसे हम डिटेक्ट करें ताकि हमारे ऊपर पेनल्टी ना आ पाए, बिकॉज वी हमने कल पढ़ा था कि अगर बैंक डिटेक्ट नहीं कर पाता देन बैंक हैज टू पे पेनल्टीज, राइट। तो बैंक कैसे डिटेक्ट करे, आप देखो कि अगर कोई इंटरनेशनल ट्रांसफर हो रहा है विद नो क्लियर बिजनेस पर्पस, तो आप उसके बारे में पूछो, क्रिएट अलर्ट देयर कि ये ट्रांसफर क्यों हो रहा है, इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन करो, एंड इफ थिंग्स सीम टू फिशी आप उस चीज को डिनाई भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ये देखना होगा। देन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन शुड ऑलवेज क्रिएट अलर्ट, उसका सोर्स होना ही चाहिए, एंड इफ देर इज सो इफ द सोर्स इज अननोन देन बैंक का फर्ज बनता है क्या, रिपोर्टिंग करना, राइट। देन अनयूजुअल इन्वेस्टमेंट, आप बहुत ही ज्यादा बड़ी उसमें लाइक हाई वैल्यू चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हो। अब एक पर्सन है जो एक नॉर्मल सा मिडिल क्लास बंदा है, वो जाके क्या कर रहा है, वो 30 लाख रुपए की पेंटिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो बैंक के लिए अलर्ट क्रिएट होना चाहिए ना कि भाई ये बंदा है जिसकी 50,000 महीने की सैलरी है, ठीक है, और ये 30 लाख रुपए की पेंटिंग में इन्वेस्ट करा है, इस पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजों का क्या होना चाहिए, अलर्ट बैंक को इसके लिए अलर्ट रहना चाहिए। देन थर्ड स्टेज क्या होती है, इंटीग्रेशन, दैट इज द लास्ट स्टेज, जब उन्होंने अपने पैसे को घुमा फिरा के अब उसको क्या कर रहे हैं, क्लीन मनी में कन्वर्ट करें, एंड उसको फाइनली फिर वो क्या करेंगे, आराम से यूज करने वाले हैं, री एंटरिंग द मनी इनटू लीगल इकोनॉमी। मतलब इस चीज को वो कैसे करेंगे, लाइक मैंने अपने ट्रांजैक्शन घुमा दी अलग अलग स्टेजेस के थ्रू, अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में कर दूंगी, कि उसके थ्रू मैंने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी परचेज कर दी, अब वो प्रॉपर्टी में मेरे पैसे पड़े हुए हैं, एंड मैं उसको सेल करके जब मर्जी वो पैसा क्या कर सकती हूँ, आराम से यूज कर सकती हूँ। या फिर स्टॉक मार्केट में उसको इन्वेस्ट कर दिया, या फिर किसी बिजनेस वेंचर में उसकी इन्वेस्टमेंट दिखा दी, कि किसी कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस में, फिल्म प्रोडक्शन में, जहाँ पे हाई इन्वेस्टमेंट क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, ऐसी चीजों में लगा दिया। अब बैंक इन चीजों को कैसे डिटेक्ट कर सकता है, जहाँ पे बैंक को देखना चाहिए कि अगर कोई हाई वैल्यू परचेजेस हो रही हैं वहां पे इनकम सोर्स है या नहीं। जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि अगर कोई पर्सन 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, तो आप देखो ना कि उस पर्सन की इतनी वर्थ है भी या नहीं, वो बंदा इतना पैसा कमा भी रहा है या नहीं। अगर वो नहीं कमा रहा है देन डेफिनेटली आपका क्या होना चाहिए, कंसर्न रेज होना चाहिए कि ये पैसा आपके पास आ कहां से रहा है, राइट। देन अगर बहुत ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन है, हमेशा कैश ट्रांजैक्शन सबसे बड़ा क्या करते हैं, आपके ऊपर एक रेड फ्लैग क्रिएट करते हैं, एक अलर्ट क्रिएट करते हैं कि कैश विड्रॉल्स इतने या कैश डिपॉजिट्स इतने ज्यादा कैसे हो रहे हैं, राइट। तो इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना होता है। देन अनदर थिंग दैट बैंक कैन यूज इज कि अगर आप कोई कंपनी के अकाउंट, बिकॉज ये जो लोग होते हैं दे नॉट ओनली यूज पर्सनल अकाउंट, दे यूज शेल कंपनीज, फेक कंपनीज जिनका कोई बिजनेस नहीं है, उनके थ्रू ट्रांजेक्शन घुमा रहे हैं। किस लिए, ताकि आप उनका पैसा जो है जो कि इलीगल वे से अर्न किया हुआ है वो लीगल लगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे वो, अगर कोई कंपनी है जिसका हमें मालूम है कि कोई रियल बिजनेस नहीं है, और ये चीज मालूम कैसे पड़ती है, मतलब कभी भी आप कोई बिजनेस नहीं कर रही अगर कोई कंपनी, तो उसकी बैंक स्टेटमेंट देख के, बैंक एक्टिविटी देख के मालूम पड़ जाएगा ना कि हाँ कि इसका कोई सेल परचेज नहीं हो रही ड्यूरिंग द ईयर, ना तो उसने कोई सामान खरीदा है, उसने कोई मटेरियल परचेज नहीं करा, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, एंड वहां पे आप क्या दिखा रहे हो कि अचानक से बहुत बड़ी सेल करके उस कंपनी को अर्निंग होगी। तो वहां पे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ना कि आपने ये जो सेल की है
या आपने उसका मटेरियल कहाँ से आपने परचेज करा। तो ये सारी चीज़ें बैंक के लिए क्या होना चाहिए, बैंक किन चीज़ों को डिटेक्ट करना चाहिए उनको, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट दे शुड बी अवेयर ऑफ। नाउ व्हाट आर द लेसन्स फॉर बैंकर्स। हमने 3 स्टेजेस समझे, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। अब इसमें बैंकर्स ने क्या क्या ध्यान रखना है कि कैसे इन चीज़ों को डिटेक्ट करें। प्लेसमेंट में जब भी कैश डिपॉजिट हो रही है, बिकॉज दीज लाइक दीज ट्रांजेक्शन स्टार्ट विद कैश डिपॉजिट्स ओनली, है ना। तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि एक कहीं कोई कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न तो नहीं बन रहा। हो सकता है कि एक पर्सन अपना पैसा किस तरह से लेकर आ रहा है कि उसके पास 50 लाख थे, तो उसने क्या डिसाइड करा कि हर 5 दिन बाद मैं 20,000 रुपए करके मैं बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा, लेट्स उसने ऐसे कर लिया। तो आपको पैटर्न पकड़ना है कि हाँ यार, हर 5 दिन बाद या हर 6 दिन बाद ये बंदा सेम अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है, ये इतनी अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है, इसके पास आ कहाँ से रही है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन रेज होना चाहिए। देन लेयरिंग, कि अगर बहुत ज्यादा फंड ट्रांसफर हो रहे हैं, हमेशा डाउटफुल कहाँ पे होती है, जहाँ पे पैसे ए ने बी को भेजे, साथ ही बी ने सी को पैसे भेज दिया विद इन मिनट्स। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक डाउट रेज होना चाहिए कि ये ट्रांजेक्शन क्यों हो रही है, क्या रीजन है इसका। ओके। देन इंटीग्रेशन वाले में क्या होना चाहिए कि आप बैंक को देखना है कि अगर कोई हाई वैल्यू परचेज हो रही है तो उसके पीछे इनकम सोर्स है या नहीं। अगर कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो क्यों कैसे हो रही है, राइट, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास, वो एक्चुअली में जितनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की जा रही है उतनी वर्थ की प्रॉपर्टी है या नहीं। तो ये सारी चीजें चेक होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट क्यों है ये चेक करना। आप सोचोगे कि भाई मैं क्यों देखते बैठूं, बैंक में इतने लोगों के अकाउंट आते हैं, मैं क्यों देखते रहूं, राइट। एंड हो सकता है कि अगर बैंक के पास लाख अकाउंट हैं, लाख लोगों के, तो उसमें से मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लेट से 5 लोग ही हैं, तो आप सबके क्यों देखो। उसका रीजन क्या है कि फर्स्टली बैंक की रेपुटेशन के ऊपर इम्पैक्ट आता है। जब भी बैंक कोई इन्वॉल्व होता है इन मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन, देन डेफिनेटली उसकी रेपुटेशन इम्पैक्ट होती है। सेकेंडली, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस जो है वो बहुत स्ट्रांग है, एंड बैंक्स को बहुत ज़्यादा पेनल्टीज पे करनी पड़ती है, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि जैसे डॉयच बैंक को 630 मिलियन में पेनल्टी पे करनी पड़ी। दिस इज जस्ट द अमाउंट ऑफ फाइन दे हैड टू पे। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल अमाउंट है, फाइनेंशियल रेपोकेशंस आर वेरी हाई। तो आपको इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या रहें, अलर्ट रहें। देन फाइनल समरी हम देख लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस की। तो हमने क्या देखा, मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस क्या है, इट्स अ 3 स्टेज प्रोसेस, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। जिसमें वो लोग क्या मेन यूज कर रहे हैं सोर्सेज, शेल कंपनीज। तो जब भी कोई ऐसी कंपनी इसके रिलेटेड ट्रांजेक्शन आती है जिसका कोई रियल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, उसके ट्रांजेक्शन को बैंक को क्या करना है, अच्छे से मॉनिटर करना है। रियल एस्टेट की ट्रांजेक्शन को ऑलवेज अच्छे से मॉनिटर करना है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। एंड थर्डली, क्रिप्टो करेंसी में भी अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्रिप्टो करेंसी में, या उसकी सेल के थ्रू अपनी इनकम दिखा रहा है, देन बैंक शुड क्रिएट अ अलर्ट कि उसके पास ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ओके। देन ट्रांजेक्शन को अच्छे से मॉनिटर करना है, कोई भी पैटर्न अगर बनता हुआ नजर आ रहा है उसको अच्छे से डिटेक्ट करना है। केवाईसी की कंप्लायंस को हमेशा फॉलो करना है, बिकॉज अगर बैंक ने केवाईसी की कंप्लायंस को नहीं फॉलो किया, देन बैंक विल हैव टू पे फाइन्स। देन यही चीज जो हमने अभी बोली। एंड अ स्ट्रॉन्ग एएमएल framework is key to preventing financial crimes, and not just financial crimes, right। अगर हम देख रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग की सारी ट्रांजेक्शन सिवियर क्राइम से रिलेटेड है, राइट। ये जो क्रिमिनल होते हैं, जो सोसाइटी में इतना आतंक मचा के रखते हैं, सो उन लोगों के लिए अगर इजी हो गया ऐसे पैसे को बहुत घुमाना, देन जो है बाकी लोगों के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बैंक का काफी इंपॉर्टेंट रोल बनता है इसमें, इसलिए बैंक को अलर्ट रहना चाहिए। नाउ, एक होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, देन वी हैड टेररिज्म फाइनेंसिंग। तो टेररिज्म फाइनेंसिंग आपको याद होना चाहिए कि क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या था, पैसा इलीगल सोर्स से आया है, उसको लीगल दिखा रहे हैं। टेररिज्म फाइनेंसिंग क्या है कि हम पैसे को इलीगल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। सोर्स पैसे का कुछ भी हो सकता है, इट कैन ईदर बी लीगल, इट कैन बी इलीगल, बट यूज क्या है, इलीगल है इसका। ओके।
तो यहाँ पे टेररिज्म फाइनेंसिंग में क्या होगा, कि आप किसी टेररिस्ट एक्ट को फाइनेंस करने के लिए आप पैसे दे रहे हो। एंड अब इसमें क्या क्या हो सकता है, या तो स्पेसिफिक टेररिस्ट एक्ट के लिए हो सकता है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है। मीन्स कि आपने किसी को मरवाने के लिए, लाइक फॉर असैसिनेशन, फॉर अटैक्स, आपने क्या किया, पैसे दे दिए। या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स आप रिक्रूटमेंट करवा रहे हो लोगों की, ट्रेन करवा रहे हो उन लोगों को कि वो कल को जाके क्या करें, टेररिस्ट एक्टिविटीज करें, ठीक है। तो फंड मूवमेंट कैसे होगी, क्रॉस बॉर्डर, नॉर्मली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होती है। जैसे आप कभी भी न्यूज़ भी देखते होगे, राइट, तो वहाँ पे आता है कि फॉरेन कंट्री के इस पर्सन ने फंड की ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी, ये काफ़ी न्यूज़ आती है, राइट। देन जब जो कि स्पेसिफिक टेररिस्ट एक्टिविटी, उसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो लो वैल्यू ट्रांजेक्शन को, मतलब कि अगर मैंने किसी पर्सन से असैसिनेशन करवाना है, किसी पर्सन को, किसी पर्सन का मर्डर वगैरह करवाना है किसी ने, तो वहाँ पे क्या होगा, लो वैल्यू ट्रांजेक्शन मतलब छोटे छोटे अमाउंट की ट्रांजेक्शन, उसको ट्रांसफर करके क्या ये जो है एक्टिविटी को फाइनेंस करते जाएगा। नाउ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, जो सिंगल टेररिस्ट एक्ट है, मतलब स्पेसिफिक टेररिस्ट एक्ट है, उसमें डिटेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है ये जो फंड ट्रांजैक्शन हो रहा है बहुत नॉर्मल दिख रहा हो, छोटी मोटी अमाउंट का है ऐसी, और बहुत ही कॉमन लोगों के अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करवाया, उनको मालूम भी नहीं है, तो यहाँ पे डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, राइट। और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें क्या हो जाता है कि फंडिंग की जाती है, लाइक चैरिटेबल, मतलब एक एनजीओ दिखा दिया, राइट, एनजीओ दिखा दिया, एंड वहां से नॉर्मल लोगों को क्या दिख रहा है कि हाँ ये एनजीओ यूज हो रहा है जो लोगों का भला कर रहा है, तो लोग चैरिटी दे रहे हैं। जबकि क्या हो रहा है कि क्रिमिनल लोग उसमें चैरिटी के थ्रू पैसे भेज रहे हैं, किसको, टू द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स जस्ट से एक एबीसी एबीसी करके है एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे मिस्टर एक्स ने क्या किया, 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर डोनेशन कर दी। तो देखने में तो क्या लग रहा है कि इस पर्सन ने डोनेशन किया अच्छे काम के लिए, जबकि ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कर क्या रहा है, ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वो सारा पैसा टेररिस्ट एक्टिविटी में इस्तेमाल कर रहा है, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए यूज कर रहा है। देन की सोर्सेज, क्या सोर्सेज होते हैं इन लोगों की फंडिंग के, सबसे पहले स्टेट ओनरशिप, गवर्नमेंट के लोग हो सकता है कि टेररिस्ट एक्टिविटी को थ्रू ग्रांट सब्सिडी इनके थ्रू क्या कर रहे हो, फंड कर रहे हो, एंड इसके भी रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ हम सुनते हैं। देन लेजिटिमेट चैनल्स वही कि अब नॉर्मल दिख रहा है कि बिजनेस हो रहा है, कि बिजनेस के थ्रू पैसा आ रहा है, बट एक्चुअली में वो पैसा क्या हो रहा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने के लिए यूज हो रहा है, डोनेशंस, चैरिटीज। देन क्रिमिनल एक्टिविटी, हो सकता है कि सोर्स लीगल हो ही ना, इलीगल पैसा ही फर्दर इलीगल चीजों के लिए यूज किया जा रहा हो सकता है। अब बैंक के लिए क्या लेसन है यहाँ पे, बैंक के लिए चैलेंज हो जाता है सबसे पहले कि टेररिस्ट एक्टिविटी को डिटेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि देखने में आपको लगेगा कि यार ये तो चैरिटी की है, बट एक्चुअली में वो किसी और पर्पस के लिए यूज हो रहा है, और ट्रांजेक्शन हो इतनी छोटी अमाउंट में रही है, और एक नॉर्मल लोगों के अकाउंट के थ्रू हो रही है, तो वहां पे डिटेक्ट करना बैंक के लिए क्या है, मुश्किल है। बट फिर भी कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिनके बारे में क्या रहना चाहिए, आपको सतर्क रहना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे सबसे पहले क्या आ जाता है कि अगर फ्रीक्वेंट लो वैल्यू रिमिटेंस हो रही है, ठीक है, लो वैल्यू रिमिटेंस मीन्स कि आप देख रहे हो कि पैटर्न बन रहा है कि मैं हर बारी, हर 2 दिन बाद, या मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में एक पर्सन को छोटी छोटी अमाउंट ट्रांसफर कर रही हूँ बार बार, विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन, वो मेरा एम्प्लॉय नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं उसको क्यों ट्रांसफर कर रही हूँ, तो यहाँ पे एक सस्पिशन रेज होना चाहिए। अनयूजुअल डोनेशन टू चैरिटीज, मैं, मेरा बिजनेस है जिसकी सेल नॉर्मल सी है, सब नॉर्मल सा काम हो रहा है, देन सडनली क्या हो रहा है, मैं एक बहुत बड़ी अमाउंट का डोनेशन कर रही हूँ, तो वहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्या होगा कि आप डोनेशन कर रहे हो, राइट। देन कैश डिपॉजिट शुड ऑलवेज रेज अ कंसर्न, ठीक है, कि कैश डिपॉजिट के ऊपर सबसे ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए बैंक को, कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल्स। अब कुछ सोर्सेज देख लेते हैं इलीगल मनी के, ये तो चलो ऐसे ही है कि क्या 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 सोर्सेज से क्रिमिनल मतलब उन लोगों को पैसा कमा सकते हैं वो, तो इसको छोड़ देते हैं। देन वी हैव टैक्स इवेजन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग में सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटी भी आती है, देन
टैक्स इवेजन के लिए भी लोग मनी लॉन्ड्रिंग को यूज करते हैं। तो टैक्स इवेजन क्या हो गया कि मैंने अपना टैक्स, अपनी इनकम के ऊपर टैक्स बचाने के लिए मैंने पैसा इतनी जगह से घुमा घुमा रही है, वो भी क्या हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अब टैक्स इवेजन को हर जगह पे क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं भी माना जाता, ठीक है, तो ये अलग अलग कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है, बट उसके लिए भी मनी लॉन्ड्रिंग यूज की जाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। क्या क्या मेथड यूज कर रहे हैं, वो कुछ टेक्निक्स को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले आ गया यूजिंग नॉर्मल बैंकिंग सर्विस, मीन्स आप नॉर्मल बैंकिंग को यूज करके कैसे कर रहे हो। सबसे पहले है डिपॉजिट स्ट्रक्चरिंग, जिसको स्मर्फिंग भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपके बैंक में रिपोर्टिंग लिमिट है, लेट्स जस्ट से कि 10 लाख रुपए के कैश डिपॉजिट में रिपोर्टिंग लिमिट होती है, तो वहां पे वो पर्सन क्या करेंगे, उससे बिल्कुल ही वो लिमिट से थोड़ी सी कम अमाउंट में ट्रांजेक्शन को डिपॉजिट करा रहे हैं, ताकि उनका जो रिपोर्टिंग वाला कंसर्न है वो रेज ना हो। तो यहाँ पे बैंक के ऊपर क्या होना चाहिए, रेड फ्लैग क्या हो सकता है कि अगर एक पर्सन फ्रीक्वेंटली कर रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं जो कि रिपोर्टिंग लिमिट के जस्ट बिलो है, और बार बार वो ऊपर नहीं जा रहे, तो वहां पे भी बैंक को एक क्वेश्चन रेज करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, वहां पे बैंक को अलर्ट रहना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड स्मॉफिंग, की रिपोर्टिंग लिमिट से आप जस्ट बिलो की ट्रांजेक्शन कर रहे हो ताकि ट्रेस ना हो पाए वो। नेक्स्ट मेथड दैट इज यूज इज मल्टीपल टीयर ऑफ अकाउंट। अब मल्टीपल टीयर ऑफ अकाउंट कैसे यूज करते हैं कि आपके जो बड़ी अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब बड़ी अमाउंट को छोटी छोटी अमाउंट में डिवाइड करके अलग अलग लोगों के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में। जैसे कि हमने एग्जांपल भी ली थी कि अगर 1 करोड़ का फंड्स हैं तो उसको 20 लोगों के थ्रू डिवाइड करके 5 लाख रुपए पर अकाउंट कर करके डिपॉजिट कराया। अब वहां पे बैंक के दिमाग में नहीं आएगा कि ठीक है 5 लाख की ट्रांजेक्शन हो रही है, ये लोग कर रहे हैं, तो वहाँ इस तरह से भी वो मनी ये मेथड भी यूज करते हैं। देन फनल अकाउंट। अब फनल अकाउंट में क्या कर रहे हैं, फनल अकाउंट मीन्स कि आपने डिपॉजिट किया यहाँ पे, लाइक वन लोकेशन एंड दिस इज अदर लोकेशन, ओके, आपने डिपॉजिट किया यहाँ पर इस अकाउंट में, और यही सेम अकाउंट से आपने विड्रॉल कर लिया एट अदर लोकेशन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमने दिल्ली में डिपॉजिट किया इन अकाउंट एंड आपने उसको विड्रॉ कर लिया सेम अकाउंट से पैसे को, कहाँ पे, कैश में, किसी और कंट्री में, राइट। तो यहाँ इस तरह से भी यहाँ पे कंसर्न रेज होना चाहिए। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है, फ्रीक्वेंट मीन्स बार बार ये चीज हो रही है, आप डिपॉजिट कर रहे हो साथ ही विड्रॉल हो रहा है, तो बैंक के पास राइट है पूछने का कि ये किस पर्पस के लिए हो रहा है। या फिर आप ये देख सकते हो कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हो रही है, या मतलब साथ के साथ ही हो रहा है, मीन्स अभी मैंने विद इन मिनट्स अगर विड्रॉल हो रहे हैं कि अभी पैसा यहाँ पे डिपॉजिट हुआ साथ ही वहां पे विड्रॉ कर लिए, तो यहाँ पे बैंक क्या कर सकता है, क्वेश्चन रेज कर सकता है। देन वी हैव कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन क्या हो गया कि बैक एंड फोर्थ ट्रांजेक्शन करी जा रही है टू इन्फ्लेट द टर्नओवर, मींस एक फेक बिजनेस है, उसमें सेल दिखाने के लिए आप क्या कर रहे हो, जस्ट बैंक से पैसे एक तरफ आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो, थोड़ी देर बाद ही उस चीज को आप विड्रॉ करके दिखा रहे हो कि ये मैंने परचेज कर ली, ये मेरी सेल होगी। वो क्या है, जस्ट आप एक फेक चीज बनाने के लिए कर रहे हो ताकि उसको आप यूज कर सको फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। तो इन चीजों के ऊपर भी देखना है कि अगर कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम में ट्रांजेक्शन हो रही है एंड कोई रियल बिजनेस पर्पस आपको नहीं नजर आ रहा, देन बैंक शुड आस्क कि ये क्यों ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और बिना यूज किए फंड्स को मूव किया जा रहा है, मीन्स अगर 50,000 रुपीज डिपॉजिट हुए हैं साथ ही उसको 50,000 को ट्रांसफर कर दिया, क्यों किया गया है ये, तो यहाँ पे बैंक को कंसर्न रेज होना चाहिए। देन बैंक ड्राफ्ट एंड सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। आप बैंक के थ्रू ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, बट आप बैंक ड्राफ्ट परचेज कर रहे हो हाई वैल्यू के, एंड उसको यूज कर रहे हो आप किसके लिए, इलीगल फंड को बैंकिंग सिस्टम में लाने के लिए। तो यहाँ पे बैंक को देखना चाहिए कि अगर बहुत हाई वैल्यू के ड्राफ्ट परचेज हो रहे हैं तो उसका पर्पस पूछना चाहिए कि ये किस लिए हो रहा है। कैशियर्स चेक अगर बहुत ज्यादा परचेज हो रहा है, मीन्स कैशियर चेक की क्या होता है कि आप उस चेक मतलब कहीं पे भी जाके वहां से आप कैश निकलवा सकते हो बैंक से, राइट। तो ये चीज में ध्यान रखना है कि अगर बहुत बड़ी अमाउंट में हो रहा है तो वहां पे क्रेज का होता है कंसर्न। कैश डिपॉजिट फॉलोड बाय ट्रांसफर। एक पर्सन क्या कर रहा है, छोटे छोटे अमाउंट में बहुत सारे डिपॉजिट कर रहा है इन बैंक, कैश कैश में डिपॉजिट करवा रहा है,
फिर उन डिपॉजिट्स को इकट्ठा करके एक इंटरनेशनल ट्रांसफ़र कर रहा है। तो वहाँ पे देखना, तो वहाँ पे क्लियरली ये चीज़ समझ आती है कि ये जो डिपॉजिट किए गए हैं छोटे छोटे, ये क्यों किए गए हैं, ताकि वो ट्रांसफ़र किया जा सके। तो यहाँ पे बैंक को पूछना चाहिए कि अगर कोई ऐसा क्विक ट्रांसफ़र हो रहा है आफ्टर कैश डिपॉजिट, तो वहाँ पे पर्पस उसका पूछ सकते हैं हम। देन वी हैव कनेक्टेड अकाउंट्स, बेनामी अकाउंट मीन्स आप अपने रिलेटिव्स के नाम को यूज करके ओनरशिप को हाइड करने की कोशिश कर रहे हो। ये क्या हो रहा है, टैक्स इवेजन के लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं कि आप अपने नाम पे, जैसे अगर किसी पर्सन को इनकम रिसीव होनी है, वो अपने नाम पे ना करके वो क्या कर रहा है, अपने किसी रिलेटिव के नाम पे रिसीव कर रहा है, ताकि उसके ऊपर टैक्स ना लगे। तो यहाँ पे भी बैंक के ऊपर क्या होना चाहिए, एक कंसर्न रेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी हर बार क्या करती है, मुझे मंथली पेमेंट्स कर रही है जो भी मैं उसको सर्विसेज दे रही हूँ, ठीक है। बट अचानक से क्या होगा कि एबीसी, मेरे जो पार्टनर है, लेट्स से कि मेरी मदर के अकाउंट में भी एबीसी की कंपनी से क्या होने लग गया, फिर ट्रांजेक्शन आने लग गई। तो वहाँ पे बैंक को क्या होना चाहिए, कंसर्न रेज होना चाहिए कि ये दोनों लोग आपस में लिंक्ड हैं, और एबीसी कंपनी का मेरी मदर के साथ एज सच डायरेक्ट कुछ कनेक्शन बनता नहीं है, तो यहाँ पे वो लोग उनके अकाउंट में क्यों ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है रेज होना चाहिए। देन फ्रंट कंपनी क्या हो गया कि आप एक दिखावे के लिए आपने एक बिजनेस सामने दिखाया हुआ है, कि आप दिखा रहे हो कि मेरा रेस्टोरेंट है, मेरा होटल है, मेरा कोई कसिनो का बिजनेस है जहाँ पे कैश से ज़्यादा रिलेटेड ज़्यादा डीलिंग हो रही है, ठीक है। बट एक्चुअली में आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, उसमें आप अपनी इनकम दिखा के क्या ला रहे हो, इलीगल मनी को लीगल दिखा रहे हो। तो ये चीज़ भी मेथड यूज होता है फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। देन वी हैव लेजिटिमेट अकाउंट मनी होल्स का होता है, मीन्स ये लोग क्या करते हैं, कॉमन लोगों के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराते हैं। लाइक एक स्टूडेंट, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसको कह दिया कि मैं तेरे अकाउंट में ये पैसे डिपॉजिट करवा के विड्रॉ कर लेता हूँ, तो मेरे से इतना पैसा ले लियो। अब उस बंदे को कुछ मालूम नहीं, वो कह रहा है कि ठीक है, कि मेरे पैसे मेरे को करना ही क्या है, मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे चले जाएंगे, मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो इस तरह से इनोसेंट लोगों के अकाउंट को भी यूज करके क्रिमिनल्स क्या करते हैं, अपना इलीगल पैसा लीगल बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेड फ्लैग क्या रेज होना चाहिए आपके ऊपर, कि अगर कोई पर्सनल अकाउंट में लार्ज डिपॉजिट आ रहा है, मीन्स स्टूडेंट अकाउंट है, अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन स्टूडेंट है और उसके बैंक में अचानक से बहुत बड़ी अमाउंट का डिपॉजिट आ रहा है, तो बैंक को देखना चाहिए कि ये तो पर्सन कुछ अर्न भी नहीं कर रहा है, ये डिपॉजिट क्यों आ रहा है, ठीक है। और अगर कोई पर्सन ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि क्या सोर्स है, किस पर्पज के लिए ट्रांसफर किया गया अमाउंट को, तो वहां पे क्या होना चाहिए, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बैंक के ऊपर आ जानी चाहिए। देन डोरमेट अकाउंट मीन्स अकाउंट काफ़ी देर से बंद पड़ा हुआ था, पहले आप उसको यूज़ नहीं कर रहे थे, बट नाउ यू आर यूजिंग इट फॉर ट्रांसफरिंग योर इलीगल फंड्स। एंड नॉर्मली ये लोग क्यों करते हैं, ताकि सस्पिशन रेज ना हो, न्यू अकाउंट खुलवाने की जगह पुराने को ही कर दें। बट यहाँ पे बैंक को रेड फ्लैग क्या रेज होना चाहिए, कि बहुत टाइम बाद एक्टिविटी हो रही है और बहुत बड़ी अमाउंट की अगर एक्टिविटी हो रही है, तो वो क्यों करी जा रही है। देन वी हैव वायर ट्रांसफर। वायर ट्रांसफर मीन्स कि आप इंटरनेशनली पैसे भेज रहे हो, तो इलीगल फंड्स आपने यहाँ पर अलग अलग लोगों से डिपॉजिट करवाए, एंड देन यू आर ट्रांसफरिंग इट अब्रॉड, वो भी जस्ट बिलो द रिपोर्टिंग लिमिट। रिपोर्टिंग लिमिट की बात जब आती है, तब तो रिपोर्टिंग लिमिट में तो बैंक ने रिपोर्ट करना ही है ट्रांजेक्शन को, बट उससे नीचे वाले ट्रांजेक्शन के ऊपर भी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दैट यू हैव टू रिमेन अलर्ट। कि अगर रिपोर्टिंग लिमिट 5 करोड़ की है फॉर एग्जांपल, तो अगर कोई पर्सन 4.8 करोड़ का भी कर रहा है, तो बैंक को देखना है, क्योंकि रिपोर्टिंग लिमिट से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इन ट्रांजेक्शन के ऊपर भी बैंक को क्या रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि यहीं पर जो क्रिमिनल लोग हैं वो क्या करते हैं, प्ले करते हैं विद द सिस्टम। ओके, तो ये जो भी हमने सारे मेथड देखे, ये थे कि नॉर्मल बैंकिंग को यूज करके किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजेक्शन की जा रही है। अब हम देखते हैं कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ अकाउंट को यूज करके कैसे होते हैं। मींस लेट्स से कि उन्होंने कलेक्शन अकाउंट को यूज किया। कलेक्शन अकाउंट क्या होते हैं, कि नॉर्मली जैसे अगर कोई फॉरेन में लोग काम करते हैं, वो अपने घर पे पैसा भेजने के लिए इन अकाउंट्स को यूज करते हैं। अब क्रिमिनल्स ये अकाउंट को कैसे यूज कर सकते हैं, कि आप क्या कर रहे हो, कि सबसे पहले आप इन अकाउंट के थ्रू आप पैसा एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हो, मीन्स आप अलग अलग लोगों के अकाउंट के थ्रू एक कलेक्शन अकाउंट में पैसा भेज रहे हो, देन यू आर यूजिंग दैट अकाउंट टू सेंड मनी अब्रोड।
तो यहाँ पर अनरिलेटेड ट्रांजेक्शन अगर होती है एंड जिसका फर्दर क्या हो रहा है, मीन्स बहुत सारी रैंडम डिपॉजिट्स आई एक अकाउंट में, और फिर ये सारा पैसा जितना भी इकट्ठा हुआ, ये सारा एक साथ क्या हो गया, किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, तो यहाँ पे बैंक के लिए क्या होना चाहिए, एक रेड फ्लैग अलर्ट होना चाहिए, बैंक को पूछना चाहिए कि ये क्यों किया जा रहा है, एंड जब बैंक सेटिस्फाई हो जाए देन इट शुड अलाउ द ट्रांसफर। ओके। देन लार्ज आउटगोइंग ट्रांसफर टू हाई रिस्क कंट्री, अगर हाई रिस्क कंट्री जहाँ पे हमें नॉर्मली मालूम है या हाई रिस्क उसको डिक्लेयर किया गया है कि यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्रिमिनल एक्टिविटी ज़्यादा है, अगर वहाँ पे वायर ट्रांसफर हो रहा है देन डेफिनेटली एक रेड फ्लैग रेस होना चाहिए। देन पेबल थ्रू अकाउंट, नेक्स्ट मेथड क्या यूज हो रहा है, पेबल थ्रू अकाउंट मीन्स आपने क्या किया, फॉरेन की कंपनीज हैं उन्होंने आके हमारे इधर लोकल बैंक में अकाउंट खोल लिया और वहाँ पे नॉर्मली ट्रांजैक्शन करी जा रहे हैं, बट एक्चुअली में वो ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, आपका इलीगल फंड को ट्रांसफर करने के लिए यूज की जा रही है। क्या है, अलाउज सब अकाउंट होल्डर टू कंडक्ट ट्रांसफर अनोनिमसली, मीन्स जैसे कंपनी के अकाउंट में एक फॉरेन की कंपनी है, उसने इंडिया में भी अपना अकाउंट ओपन कर लिया। अब इंडिया में जो उसने अकाउंट ओपन किया है उसमें इंडिया मतलब उसने अपना दिखा दिया कि ये मेरा इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है, वो पर्सन क्या कर रहा है, उस अकाउंट में ट्रांजेक्शन इजीली घुमा रहा है, तो वहां पे भी बैंक को देखना चाहिए कि अकाउंट को जो यूज कर रहे हैं उन लोगों की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने का कोई सोर्स होना चाहिए, और अगर उसमें हाई वॉल्यूम की ट्रांजेक्शन हो रही है तो वहां पे आपको क्या करना है, उसका सोर्स को आइडेंटिफाई करना है। देन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड लोन, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड मीन्स आप क्या कर रहे हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, आप दिखा रहे हो कि मैंने फॉरेन कंट्री में सर्विस प्रोवाइड की है एंड उसके लिए मुझे इनकम आ रही है, बट वहाँ पे एक्चुअली में आपने कुछ ऐसी सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है, आपने क्या किया है, कुछ इलीगल चीज़ के आपको पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, या आपने दिखा दिया कि मैंने फॉरेन में अपने किसी रिलेटिव को लोन दिया, बट एक्चुअली में वो लोन नहीं दिया, आपने किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को फंड करने के लिए पैसे भेजे, तो इस तरह के क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के ऊपर बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी का आपको क्लियर पर्पस नहीं नजर आ रहा फिर भी ट्रांसफर हो रहा है वैसे, तो वहाँ पे अलर्ट रहना है। देन वी हैव इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रेड फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ये जो लोग पैसे भेज रहे हैं, ठीक है, हो सकता है ये कैश स्मगल कर रहे हो, ठीक है, कैश स्मगल नहीं भी कर रहे तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिल्स आपको देखने हैं कि कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहे, इन्फ्लेट करके तो नहीं वैल्यू दिखाई हुई, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि मार्केट प्राइस से कंसिस्टेंट है ना, ये तो नहीं है कि आपने जो चीज़ इंपोर्ट की है वो एक्चुअली में 500 की है बट आप उसको 5000 की दिखा के ज़्यादा पैसे बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हो, या फिर हाई रिस्क वाली कंट्रीज के साथ आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो वहाँ पे भी हमें देखना है कि यहाँ पे पैसे ज़्यादा क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हाई रिस्क कंट्री में अगर आपके पैसे जा रहे हैं तो हो सकता है वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए यूज़ किए जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। देन यूजिंग एंटिटीज, फिर उसके बाद कुछ और एंटिटीज यूज कर रहे हैं जैसे कि ऑफशोर बैंक। ओके, ऑफशोर बैंक क्या हो गया कि वो कंट्रीज जहाँ पे हमें मालूम है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोविजन इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है या कोई भी बैंकिंग प्रोविजन इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, वहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, अपना पैसा डिपॉजिट कर देंगे ताकि इतना ज़्यादा इनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन रेज ना हो। लाइक नॉर्मली हमें पता है कि जो भी अपने ब्लैक ब्लैक मनी या लोग स्टोर करने के लिए स्विस बैंक को यूज़ कर रहे हैं बिजनेस अकाउंट में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। नाउ बैंक के लिए रेड फ्लैग क्या हो गया कि अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र कर रहा है, इकट्ठी अमाउंट उसने ट्रांसफ़र करी है टू ऑफशोर टैक्स सेवन कंट्री मीन्स जहाँ पे टैक्स नहीं लगता, तो वहाँ पे आपको देखना चाहिए कि ये किस पर्पज़ के लिए ट्रांसफ़र किया गया है, या सडनली एक फॉरेन बैंक ट्रांजेक्शन हो जाता है, मीन्स एक कंपनी है जो इंडिया में ही डील करती है, उसको फॉरेन में कुछ लेना देना भी नहीं है, और अचानक से उसने क्या किया, एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर दी बहुत बड़ी और उसको कोई बेसिस भी नहीं है, मीन्स ना तो उसने कुछ इम्पोर्ट करा बाहर से ना ही कुछ करा, तो ये जो बाहर पैसे भेजे हैं ये क्यों भेजे, यहाँ पे इनके रेड रेड फ्लैग एक रेज होना चाहिए। देन वी हैव शेल कंपनीज, शेल कंपनीज क्या कि एक्चुअली में वो लोग बिजनेस कोई कर नहीं रही है बट बैंक ट्रांजेक्शन उनकी हो रही है करोड़ों में, तो वहाँ पे बैंक को देखना चाहिए कि आप ये जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो ये क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा, बिजनेस तो आप कोई कर नहीं रहे हो, राइट, तो शेल कंपनीज के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा होता है। देन सम अदर मेथड्स यूज्ड, ऑनलाइन वगैरह मेथड क्या यूज़ कर रहे हैं, जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके कि आपने दिखा दिया कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू
बिल सेटल कर लिया, फिर उस अमाउंट को आपने दोबारा विड्रॉ कर लिया बड़ी अमाउंट को, तो वहाँ पे भी हो सकता है। देन प्रीपेड कार्ड्स यूज़ होते हैं। प्रीपेड कार्ड्स में कैसे हो गया कि अ, मान लो कि 50,000 रुपये वाला प्रीपेड कार्ड हो गया कि आपने उसमें डिपॉजिट करवा दिया कार्ड में पैसा, अब आप उस कार्ड के थ्रू कहीं पे भी जाके कैश विड्रॉ करवा सकते हो ग्लोबली, ठीक है। तो ऐसे कार्ड्स, मान लो एक पर्सन है, उसने क्या किया, ऐसे 10-15 कार्ड्स ले लिए और 50,000 रुपये हर कार्ड में डाल लिया, तो वो क्या कर सकता है, बहुत बड़ी अमाउंट क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। अब यहाँ पर रेड फ्लैग क्या रेज होना चाहिए कि अगर एक पर्सन या सेम मतलब सेम पर्सन अगर बहुत सारे ऐसे कार्ड परचेज कर रहा है, तो वहाँ पे रेड फ्लैग रेज होना चाहिए। रूल होना चाहिए कि एक पर्सन को इतने से ज़्यादा रेज नहीं हो सकते, ठीक है। प्रॉपर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, बट यहाँ पे भी काफ़ी लूप होल्स हैं। मीन्स अब वो पर्सन अलग अलग लोगों के नेम पे कार्ड परचेज कर सकता है, राइट। तो ये मेथड यूज़ होता है। देन वी हैव ब्यूरो डी एक्सचेंज। मीन्स आप क्या कर रहे हो, अपनी फॉरेन करेंसी में आप अमाउंट को ट्रांसफर करवा रहे हो, बहुत ज़्यादा कैश वाली अमाउंट को, एंड ट्रेडिशनल बैंकिंग मेथड के थ्रू यूज़ नहीं कर रहे हो, आप कुछ और ब्रोकर को यूज़ करके उसको क्या कर रहे हो, फॉरेन करेंसी में ट्रांसफ़र करवा रहे हो, एंड वहाँ पर आप अपना पैसा आराम से निकाल रहे हो थ्रू बैंकिंग सिस्टम। तो यहाँ ऐसे भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। A trafficker exchanged 5 crore in small bills for larger foreign notes at unregulated money changer। means मतलब वो बैंक के थ्रू नहीं है वैसे। तो यहाँ पर फेमा के रूल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है इंडिया का, कि आप फॉरेन करेंसी अगर आपने कन्वर्ट करवानी है, तो वो आप एक ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू ही करवा सकते हो। एंड उसका रीज़न क्या है, यही रीज़न है कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो सके। ओके, तो ऐसे रूल्स गवर्नमेंट ने काफ़ी बनाए हुए हैं इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए। देन अदर रिमिटेंस सर्विस, हो सकता है कि पर्सन बैंक को ना यूज करके और मतलब इनफॉर्मल रिमिटेंस सर्विसेज को यूज कर रहा है पैसा इंटरनेशनल भेजने के लिए, मतलब दूसरे कंट्रीज में ट्रांसफर करने के लिए। देन वी हैव ऑल्टरनेट रिमिटेंस सिस्टम्स या वैल्यू ट्रांसफर सिस्टम। मतलब ये फॉर्मल बैंकिंग के अंडर नहीं आते, ये नॉर्मल कुछ ब्रोकर हैं जो कि कम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन यूज करते हैं। मीन्स अगर आपने फॉरेन में पेमेंट करनी है, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप बैंक के थ्रू कर सकते हो, या कुछ और ऑथराइज्ड लोग हैं जो कि ब्रोकर हैं, जो स्पेसिफिकली मान लो इंटरनेशनल पेमेंट्स में ही डील करते हैं। एंड वहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कम है। वो आप अगर आप बैंक के थ्रू जाओगे, बैंक आपको पूछेगा कि आपकी नॉर्मल एक्टिविटी तो इतनी है नहीं, आप बताओ ये क्यों ट्रांसफर कर रहे हो, इतनी बड़ी अमाउंट का क्यों कर रहे हो। बट एक एक अकाउंट है जो स्पेसिफिकली फॉरेन पेमेंट्स के लिए ही यूज हो रहा है, तो वहाँ पे वो लोग इतने क्वेश्चंस हो सकता है आपसे ना रेज करें। तो वो चीज़ को यूज करके क्या होता है कि विदाउट ट्रेस ये लोग अपने पैसे क्या करते हैं, फॉरेन में ट्रांसफर कर लेते हैं। देन वी हैव हवाला सिस्टम। हवाला सिस्टम में क्या होता है कि एक बेसिकली एक नेटवर्क बना होता है कि अगर आपको कैश आपको ट्रांसफर कराना है, फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीज़ आपको ट्रांसफर कराने हैं, तो आप क्या करोगे, अगर एक पर्सन है पंजाब में, उसको ट्रांसफ़र करवाना है, लेट्स से यूके, यूके में उसने ये पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं, तो वो पंजाब में 50 लाख रुपए किसी को कैश में देगा। एंड इन लोगों का नेटवर्क होगा आपस में कि ये आगे यूके में किसी पर्सन को ऑर्डर कर देंगे कि हाँ 50 लाख रुपए की जो पेमेंट है आप वहाँ पे किसी को कर दो, एंड ये लोग आपस में, इन लोगों का नेटवर्क है, ये आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपस में बाद में देख लेते हो। तो दिस इज हाउ हवाला सिस्टम वर्क, एंड ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है साउथ एशिया में फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसमें क्या है कि इसमें तो बैंक को यूज भी नहीं किया आपने, नॉर्मली कैश के थ्रू आपने अपना पैसा घुमा लिया। देन कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं आजकल फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें सबसे पहले आता है इंश्योरेंस पॉलिसीज, कि ये लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेंगे बहुत बड़ी अमाउंट की। देन इंश्योरेंस पॉलिसी में आपने प्रीमियम पे कर दिए, आपने जस्ट दिखाया नॉर्मली कि प्रीमियम पे कर रहे हैं, फिर किसी और कंट्री में जाके आपने पॉलिसी कैंसिल कर दी, एंड वहाँ पे जाके आपने क्या कर दिया, उस चीज़ का रिफंड मांग लिया। तो आपने विदाउट एक्चुअली ट्रांसफरिंग मनी टू फॉरेन कंट्री, आपने उस पैसे को फॉरेन में ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे रेड फ्लैग रेज होना चाहिए अबाउट अर्ली पॉलिसी कैंसिलेशन, या बहुत बड़ी अगर कोई पर्सन प्रीमियम की पेमेंट कर रहा है, मतलब एक पर्सन की इनकम इतनी है नहीं बट उसने बहुत बड़ी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, तो वहाँ पे देखना चाहिए कि ये इसके पास पैसा कहाँ से रहा है ये चीज़ परचेज करने का। देन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जैसे आजकल बहुत
ऑनलाइन ट्रांसफर हम करते हैं, राइट? तो वहाँ पे भी ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं कि छोटे छोटे ट्रांजेक्शन के आपने ऑनलाइन पेमेंट्स कर दी, जो कि मुश्किल हो जाता है ट्रेस करना, बट छोटे ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप बार बार स्मॉल अमाउंट्स में, जो कि कंबाइन करके एक बड़ी ट्रांजेक्शन बन रही है, एंड उसके थ्रू आप फंड्स को क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर। देन साइबर क्राइम एंड क्रिप्टो करेंसी मीन्स नॉर्मली आजकल ये चीज़ ज़्यादा यूज़ हो रही है, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्या है, लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। ये ऊपर वाली सारी चीज़ें अगर हम पढ़ रहे हैं, मीन्स गवर्नमेंट इन चीज़ों को क्या कर चुकी है, लाइक गवर्नमेंट के सामने ये चीज़ें आ चुकी हैं, एंड उस हर चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ लॉ बनाया जा चुका है कि उस चीज़ को प्रिवेंट कैसे किया जा सके। बट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अभी लॉज बन रहे हैं, तो इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि, एंड इसमें क्या हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी में सबसे फास्ट आप क्या कर सकते हो, प्लेसमेंट लेयरिंग इंटीग्रेशन कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे ना ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है कि अगर किसी पर्सन ने ट्रांसफ़र किए हैं पैसे, कहाँ से आए, एंड वहाँ पे इतनी ज़्यादा केवाईसी वगैरह का भी इतना इशू नहीं आता, तो क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करके कर रहे हैं लोग। ये वही है साइबर क्राइम एंड ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड मीन्स कि अगर किसी पर्सन ने हैकिंग के थ्रू क्या किया, पैसे किस एक बैंक से निकाल लिए, उसने साथ ही फटाफट वो पैसे को क्या किया, वायर ट्रांसफर करके ऑन किसी इंटरनेशनल अकाउंट में भेज दिया, तो उसको ट्रेस करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। या क्रिप्टो करेंसी मीन्स अगर किसी पर्सन ने क्रिप्टो करेंसी परचेज करके बहुत बड़ी अमाउंट में उसको फॉरेन में किसी को सेल कर दिया, एंड वहाँ पे उस पर्सन ने उसको सेल करके क्या कर दिया, कैश में विड्रॉ करवा लिया, तो वो चीज़ भी क्या है, बैंक के लिए डिटेक्ट करनी मुश्किल हो जाती है। देन ज़रूरी नहीं है कि आप बैंकिंग के थ्रू ही यूज़ करो, आप मतलब देर आर अदर मेथड्स ऑल्सो जिसके थ्रू क्या कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजेक्शन की जा रही है, लाइक गोल्ड एंड डायमंड मार्केट मीन्स कैश ना भेज के आप क्या कर रहे हो, गोल्ड को स्मगल करा रहे हो, एंड गोल्ड आप इजीली सेल करके उस चीज़ को कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो, तो ये भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर बैंक के लिए रेड फ्लैग क्या आ जाता है कि आप देखो कि अगर कोई गोल्ड ट्रांजेक्शन हो रही है, मीन्स प्रॉपर रिकॉर्ड के बिना अगर परचेज किया जा रहा है, या गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है हाई रिस्क कंट्रीज से, तो वहाँ पे देखना है कि क्या एक्चुअली में ये जो है परचेज की जा रही है, ये कहीं टेररिस्ट फंडिंग तो नहीं हो रही। डायमंड मार्केट भी सेम वही कि डायमंड क्या है, इजी टू स्मगल है, मतलब बिकॉज इट्स स्मॉल इन साइज, तो वो इजीली उसको ले जा सकते हैं, एंड वहाँ पे आप सेल करके क्या कर सकते हो, उस चीज़ को अपना कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। देन पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन एंड करप्शन। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन क्या कर सकते हैं, अपना जो भी फेक अकाउंट, फेक कंपनीज क्रिएट करके, ऑफशोर अकाउंट क्रिएट करके वो क्या कर सकते हैं, अपने जो भी करप्टेड मनी है, ठीक है, करप्शन वाली मनी है, उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं इनटू लीगल मनी। देन मिसयूज ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि अगर कोई पर्सन हो सकता है कि ऐसे नाम के लिए दिखा दे कि मैंने ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन यूज की है, बट एक्चुअली में वो क्या कर रहा है, उस चीज में जो पैसा इलीगल फंड के थ्रू वो अर्न कर रहा है, उसको एज चैरिटी दिखाता है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, एंड फिर फर्दर चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ इस नाम पे शो करके उसको क्या कर रहा है, फर्दर हो सकता है टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए यूज कर रहा हो, या हो सकता है कि अपना नॉर्मली उसको मनी को क्लीन दिखा के वो मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रांजेक्शन कर रहा हो। तो दीज वर सम टेक्निक्स दैट वर यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, एंड आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो रही है, देन यू विल बी एबल टू prevent it. So that was it for today, and I'll see you in the next lecture. Bye.